छात्रों, इस वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास का जो इतिहास है उसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो अब बिहार में जो परीक्षा होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला होता है। अर्थात जो है 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है, यानी कि 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन को चुनना होता है। यहाँ पे जो है हम वीडियो जो बनाए हैं अति लघु उत्तरीय प्रकार का बनाए हैं, अर्थात जो मतलब आंसर है, मतलब कि एक क्वेश्चन का आंसर जो है एक वाक्य में दिया गया है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग एक वाक्य में याद कर लेते हैं तो आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, तो उसमें से आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। और इस वीडियो में देखिए जो है 92 क्वेश्चन को जो है लिखा गया है। 92 क्वेश्चन महत्वपूर्ण माना गया है, जिसके हिसाब से इस वीडियो को बनाया जा रहा है। उससे रिलेटेड जो बात होगा वो भी बताया जाएगा। हो सकता है ये लंबा कहीं वीडियो हो तो 2 पार्ट में कर दिया जाएगा, तो दूसरा वीडियो भी देखना इसका न भूलें। पहला क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता क्या कहलाता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि मार्च 1946 में, यानी फ्रांस और वियतनाम के बीच, फ्रांस एक अलग देश है और वियतनाम एक अलग देश है, यानी फ्रांस और वियतनाम के बीच जो है 1946 में एक समझौता हुआ था। ठीक है, तो उस समझौते को किस नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, दो अलग अलग देश है, वहाँ पर किसी बात को लेकर के मतभेद होता है, तो फिर कुछ समय के बाद जब दोनों देश जो है समझौता करने लगते हैं तो उसको उस देश के हिसाब से, या मतलब जिस जगह पर होता है तो उसके हिसाब से उस समझौता का नाम रख दिया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या पूछा है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो हनोई में हुआ था, जिसके कारण से इसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता क्या कहलाता है, हनोई समझौता कहलाता है। अब एग्जाम में कहीं पूछ दे कि हनोई समझौता कब हुआ था, तो मार्च 1946 में हुआ था। हनोई समझौता किसके किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। और हनोई समझौता कहाँ पर हुआ था, तो हनोई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को जो है सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी को जो है सर्दी जुकाम हो जाता है, तो मेटरनिक ने कहा था। और मेटरनिक क्या था, तो एक ऑस्ट्रिया देश है, वहीं का ये चांसलर था। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है किसने कहा था कि जो है फ्रांस जब छींकता है तो बाकी सब लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो मेटरनिक ने कहा था। ठीक है, अब जो है मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया में 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक वहाँ पे शासन किया था। ठीक है, जिसको जो है मेटरनिक काल के नाम से जाना जाता है या मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे पूछा जा सकता है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी सब यूरोप को जो है सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था, तो मेटरनिक ने कहा था। अब मेटरनिक, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेटरनिक कहाँ का चांसलर था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और मेटरनिक ने जो है ऑस्ट्रिया में 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक जो है शासन किया था, तो जिसे जो है मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है या मेटरनिक काल के नाम से जाना जाता है। अब कहीं पर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेटरनिक काल कब प्रारंभ हुआ, तो 1815 में, और मेटरनिक युग कब अंत हुआ, तो 1848 में। तीसरा क्वेश्चन है कि मेटरनिक कौन था। तो अभी आपको बताया कि मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना कब और किसने की थी। तो यंग यूरोप की स्थापना जो है 1928 में मेजिनी ने किया था। यंग यूरोप की स्थापना कब और किसने की, तो 1928 में मेजिनी ने किया था। यंग इटली की स्थापना किसने किया था, तो मेजिनी ने। यानी एग्जाम में पूछेगा कि यंग यूरोप या यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो मेजिनी ने किया था। यंग यूरोप या यंग इटली का स्थापना किसने किया था, तो मेजिनी ने किया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन है,
लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन जो है गैरीबाल्डी ने किया था। और गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था, अर्थात वो नाव चलाने वाला था। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन जो है गैरीबाल्डी ने किया था। और गैरीबाल्डी क्या था? तो एक नाविक था। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यह ऐसा पूछा जा सकता है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बूडापेस्ट। एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बूडापेस्ट। और मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो आप लोग याद कर लीजिए, मेजनी ने जो है यंग इटली की स्थापना की थी। और मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? यानी कहा जा रहा है कि जैसे फ्रांस जो देश है वहाँ पे जो है फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा फिर से मतलब वहाँ पे जो है किया गया था। यानी फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना जो है वियना कांग्रेस के द्वारा कराया गया था? तो बुर्बो वंश। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? इटली और जर्मनी जो अलग अलग देश हैं उन दोनों के एकीकरण के विरुद्ध जो है कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया था। यानी इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो पहले ही बताया गया, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। नाविक था। जालबेरिन संस्था किसकी थी? तो व्यापारियों की। यानी व्यापारियों ने मिल करके एक जो है संस्था बनाया था जालबेरिन। यानी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जालबेरिन किसकी संस्था थी? तो व्यापारियों की। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? यानी कि जो है कौन ऐसे कूटनीतिज्ञ थे जिन्होंने रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किया था, यानी शुरुआत किया था? रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। और बिस्मार्क क्या है? तो एक कूटनीतिज्ञ है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिस्मार्क क्या है? तो कूटनीतिज्ञ है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? एग्जाम में ये बहुत अच्छा मतलब पूछने लायक क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। अर्थात मरीज का मतलब होता है किसको बोल देंगे, यहाँ पे मरीज का अर्थ है जैसे कि जो मतलब साधन में जो है अच्छा नहीं हो, वहाँ का राष्ट्रीय आय अधिक नहीं हो। यानी एक तरह से मरीज का मतलब जो होता है रोगी। यानी वैसे देश को मरीज कहा जाता है जिसका आर्थिक व्यवस्था अच्छा नहीं होता है। तो यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता था? तो तुर्की को। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन पार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने, यानी काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने जो है किस पद पर नियुक्त किया, किस पद पर बैठाया? यानी इमैनुअल ने जो है काउंट काबूर को किस पद को दिया? यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो इमैनुअल थे वो जो है काउंट काबूर को कौन सा पद पे बैठाया? तो प्रधानमंत्री की पद पे बैठाया था। यानी कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने जो है किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉलस्टॉय की रचना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि समाजवादियों का जो है बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल पुस्तक, ये जो है 1867 में लिखा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। यानी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है?
यानी जो समाजवादी होते हैं उसका बाइबिल किसको कहा जाता है, यानी समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो एक जो है दास कैपिटल पुस्तक है जो 1867 में प्रकाशित हुई थी और इसको जो है कार्ल मार्क्स ने लिखा था और वो जर्मनी के रहने वाले थे। एग्जाम में पूछा जा सकता है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहते हैं, तो दास कैपिटल पुस्तक को कब लिखा गया था, तो 1867 में। किसने लिखा था, तो कार्ल मार्क्स, और वो कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है। जैसे अपने यह संसद यानी जो एमपी होते हैं उनको संसद बोला जाता है यानी संसद। तो रूस में जो है संसद को क्या कहते हैं, तो ड्यूमा बोला जाता है। यानी जैसे अपने यहाँ संसद होते हैं तो उसी पद पे जो वहाँ पे व्यक्ति होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, तो ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। यानी रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी। एक बुक है और पूछा जा रहा है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी, तो लेनिन ने लिखी थी। और लेनिन जो है ना, लेनिन का मृत्यु 1924 में हो गया था। लेनिन की मृत्यु जो है 1924 में हुआ था। एग्जाम में पूछा जाता है कि लेनिन का मृत्यु जो है कब हुआ था, तो 1924 में। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी, एक बुक है अप्रैल थीसिस, और इसको जो है किसने लिखा था, तो लेनिन ने लिखा था। और लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो 1924 में। चेका क्या है, तो चेका जो है एक गुप्त पुलिस संगठन है या एक सेना की टुकड़ी है। गुप्त पुलिस संगठन अर्थात देखिएगा हमारे यहाँ सीबीआई का जो होता है, ठीक है, सीबीआई होते हैं, सीबीआई लोग जो होते हैं, गुप्त पुलिस का एक मतलब रूप होता है जो किसी क्रिमिनल के यहाँ जा कर के मतलब उसके बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। तो चेका क्या था, तो चेका जो है एक गुप्त पुलिस संगठन था या ऐसे कहा जा सकता है सेना का एक टुकड़ी था। तो मतलब ऑप्शन में दोनों देता है, कहीं पर किसी क्वेश्चन का आंसर जो है कहीं ऑप्शन में ये देता है कि गुप्त पुलिस संगठन है, अगर ये नहीं देगा तो वहाँ पे ऐसे कहा पूछा जा सकता है कि ये सेना की टुकड़ी है। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 1991 में हुआ था। ये जो है इतिहास की किताब में दिया हुआ है और राजनीतिक शास्त्र में दिया हुआ है कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था, विखंडन हुआ था 1989 में हुआ था। 1989 में। जो एनसीईआरटी का ही दोनों बुक है, एनसीईआरटी के ही दोनों बुक में इतिहास में जो है इतिहास में जो है 1991 दिया है और राजनीतिक शास्त्र का जो किताब है वहाँ पे 1989 दिया है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से अगर जो रहेगा उसके हिसाब से लगा सकते हैं। यानी सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था 1991 में हुआ था, आप ऑप्शन के हिसाब से लगा सकते हैं। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की थी। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है 1921 में किया था और आपको पहले ही बताया है कि लेनिन की जो मृत्यु हुई थी 1924 में हुई थी। यहाँ पे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे बात आता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। जो बोल्शेविक क्रांति जो है नवंबर 1917 में हुआ था। पूछा जा रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में जो है बोल्शेविक क्रांति हुआ था और इसका जो नेतृत्व किए थे वो लेनिन ने किया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। और बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो नवंबर 1917 में हुआ था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दास कैपिटल पुस्तक किसकी रचना है। दास कैपिटल पुस्तक जो है किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स की रचना है। आपको पहले ही बताया गया, उसके पहले पूछा जा रहा है कि दास कैपिटल पुस्तक किसकी रचना है। दास कैपिटल पुस्तक किसकी रचना है। पहले क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल पुस्तक, और वहाँ पे बताया गया कि 1867 में प्रकाशित हुआ था, कार्ल मार्क्स ने लिखा था और कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। यहाँ पे पूछा जा रहा है दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की, तो कार्ल मार्क्स ने की और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। अब देखिए रूस जो है ना, तो रूस में जो जार का मतलब होता है, जैसे हम लोग यहाँ सम्राट बोला जाता है, राजा को सम्राट बोला जाता है, तो वहाँ पे रूस में जार बोला जाता है। यानी रूस में जार का मतलब क्या होता है, तो सम्राट अर्थात राजा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रूस में जार का मतलब क्या होता है। रूस में जार का मतलब क्या होता है, तो सम्राट। लाल सेना का गठन किसने किया था, वहाँ पे पूछा गया था लाल कुर्ती, और यहाँ पे जो है लाल सेना।
यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्राटस्की ने किया था। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था, अर्थात जो वियतनाम देश है, जो वियतनाम जगह है, वियतनाम में जो फ्रांसीसी लोग रहते थे, यानी फ्रांस के जो लोग रहते थे, उनको क्या कहा जाता था, तो कोलोन के नाम से जाना जाता था। जैसे हम लोग, जैसे भारत भारत के लोग जो है जाकर के दूसरे देशों में रहते हैं तो उसे लोग भारतीय बोलते हैं, ठीक है। फिर जो है हमारे यहाँ के मतलब बिहार के लोग जाकर के दूसरे राज्यों में लोग बोलते हैं तो बिहारी लोग बिहारी भैया लोग कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जैसे वियतनाम में रहने वाले जो फ्रांसीसी होते हैं, जो वियतनाम जगह पे जो फ्रांसीसी अर्थात फ्रांस के जो लोग रहते थे उसको क्या कहा जाता था, कोलोन कहा जाता था। यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन है कि जिनेवा समझौता ने किसको दो भागों में बांट दिया था, तो वियतनाम को। अर्थात जिनेवा समझौता जो है 1954 में हुआ था। जिनेवा समझौता जो है 1954 में हुआ था और इसने जो है वियतनाम को दो भागों में बांट दिया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। यहाँ पे पूछा गया कि जिनेवा समझौता ने किसको दो भागों में बांट दिया, तो वियतनाम को। जिनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। और वियतनाम को किन किन भागों में बांट दिया, तो दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था, अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था। तो पहले देख लेते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में है। अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में है और वहाँ का जो राजा थे नरोत्तम सिन्हानुक, यानी जो कंबोडिया के शासक कौन थे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कंबोडिया के शासक कौन थे, तो नरोत्तम सिन्हानुक। और वहाँ पे एक मंदिर था, कंबोडिया में एक मंदिर था, ठीक है, उसका नाम था अंकोर वाट। उस मंदिर का जो नाम था अंकोर वाट, और उसको बनवाए थे राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। यहाँ से आप लोगों से पूछा जाता है कि कंबोडिया में कौन सा मंदिर है, तो अंकोर वाट का मंदिर है। या अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में है। और कंबोडिया के शासक का नाम क्या है, तो नरोत्तम सिन्हानुक। नरोत्तम सिन्हानुक, नरोत्तम सिन्हानुक। और यहाँ पे जो है अंकोर वाट का जो मंदिर जो कंबोडिया में बनवाए थे वो थे राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हो चिन मी का दूसरा नाम क्या है, तो न्यूएन आइको, न्यूएन आइको। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर जो है कब बनवाया था, तो 12वीं सदी में बनवाया था, 12वीं शताब्दी में बनवाया था। वहाँ पे पूछा गया कि कंबोडिया में कौन सा मंदिर है, तो अंकोर वाट का मंदिर है। और कंबोडिया का शासक कौन है, तो नरोत्तम सिन्हानुक है। कंबोडिया में जो अंकोर वाट का मंदिर है वो किसने बनवाया था, तो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। कब बनवाया था, तो 12वीं शताब्दी में बनवाया था। यहाँ पे क्वेश्चन है कि राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर कब बनवाया था, तो 12वीं सदी में बनवाया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हुआ हुआ आंदोलन कब हुआ था। हुआ हुआ आंदोलन जो है 1939 में हुआ था और ये किस प्रकृति का था, तो क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जाता है कि हुआ हुआ आंदोलन जो है कब हुआ था, तो 1939 में। और ये किस प्रकार का आंदोलन था, तो क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। हुआ हुआ आंदोलन जो है क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो है फान वोई चाउ। नाम तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन विदेशी लोगों का जो अंग्रेजी नाम होता है कुछ इसी ही प्रकार का होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी थी, तो फान वोई चाउ ने। यहाँ पे पूछा जाएगा नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे, तो आपको पहले ही बताया गया कि नरोत्तम सिन्हानुक जो थे कंबोडिया के शासक थे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हिंद चीन आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन आने वाले जो है प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। यानी सबसे पहले हिंद चीन क्षेत्र में जो व्यापार करने के उद्देश्य से पुर्तगाली लोग आए थे। हिंद 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 चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस।
यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था। तो आपको बता देना चाहते हैं कि जब महात्मा गांधी जो है 1893 में जो है अफ्रीका गए थे, वहाँ पे एक जो व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, इनको बुलाए थे। तो वहाँ पे गए तो इनको जो है रेलवे स्टेशन से जो है निकाल करके जो है फेंक दिया गया, रेलवे स्टेशन पे फेंक दिया गया। उसके बाद उन्होंने जो है वहाँ पे सत्याग्रह चलाया। उसके बाद वहाँ से जब 1915 में यानी 9 जनवरी 1915 को भारत में जब लौटे, और उसके बाद इन्होंने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना जो है साबरमती नदी के किनारे किए। उसके बाद जो है यहाँ के मतलब बिहार के चंपारण जिला के एक जो है स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल जो थे, यहाँ के स्थानीय नेता थे, उसने जो है इनको जो है आमंत्रण दिया यहाँ पे आने के लिए। उसके बाद महात्मा गांधी जो है बिहार के चंपारण में आए। यहाँ पे 3 कठिया प्रणाली चल रहा था उस समय, यानी किसानों से जो जबरन जो है 20 कट्ठा भूमि में से कम 3 कट्ठा भूमि पर जो है नील की खेती करनी होती थी। तो यहाँ पे आकर के आंदोलन चलाया, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, ये सफल हो गया। उसके बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको जो है महात्मा की उपाधि दी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गांधी को महात्मा किसने कहा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हों जो है महात्मा कहा था। और किस आंदोलन के बाद कहा था, तो याद कर लीजिएगा, जो चंपारण सत्याग्रह है उसके बाद से इन्होंने जो है महात्मा गांधी को महात्मा गांधी को अर्थात गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। कौन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। और यहाँ पे देखिएगा कि मतलब कहीं पे रविन्द्रनाथ ठाकुर लिखा जाता है, कहीं पे टैगोर लिखा जाता है। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर इनका वास्तविक नाम था और इनको टैगोर की उपाधि मिली थी। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर जो है किस प्रकार, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर का मतलब होता है, ये एक प्रकार के अनुबंधित मजदूर होते हैं। गिरमिटिया मजदूर का मतलब होता है कि ये एक प्रकार के अनुबंधित मजदूर होते हैं जिनको एक निश्चित समय के लिए निश्चित क्षेत्र में जो है भेजा जाता था। गिरमिटिया मजदूर का मतलब यह एक प्रकार के अनुबंधित मजदूर होते हैं जिनको एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के लिए जो है भेजा जाता था। और ये बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। यानी गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। बापू दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? आपको पहले ही बताया कि बापू जो है दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे थे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को समाप्त कर लिया? तो इतना याद रखिए, चौरी चौरा। तो चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर। वहाँ पे 5 फरवरी 1922 को जो है भारतीय लोगों ने जो है ब्रिटिश पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है मारे गए। और उस कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित करने अर्थात समाप्त करने का निर्णय ले लिया, जिसके कारण से कांग्रेस के कुछ सदस्य जो है अलग होकर के स्वराज पार्टी की स्थापना कर लिया। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, ये जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह है, वहीं पे जो है भारतीय लोगों ने जो है 5 फरवरी 1922 को ब्रिटिश पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया। तो महात्मा गांधी को काफ़ी खेद हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। तो वो जो है उसके कारण से असहयोग आंदोलन जो 1920 में चलाया गया था, उसको जो है महात्मा गांधी ने 1922 में जो है समाप्त करने का निर्णय कर लिया। जिसके बाद कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने जो है अलग होकर के अलग पार्टी बनाने का निर्णय किया, स्वराज पार्टी। और 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किया गया। यानी ये कांग्रेस के ही सदस्य थे और अलग होकर के जो है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर लिए, क्योंकि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। यहाँ पे पूछा है 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू होता था? तो देखिए जो है 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा बिहार के चंपारण जिला में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। उसके पहले जो किसानों के द्वारा जो है किसानों से अंग्रेज जो है जबरन जो है 3 कठिया प्रणाली अर्थात जो है 3/20 अर्थात आपके पास जो है 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें से 3 कट्ठा ज़मीन पे नील की खेती करनी होती थी। तो ये जो 3 कठिया प्रणाली जो था किसानों पर लागू होता था। किसानों से कहा जाता था कि आपको 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करना ही करना है। अर्थात यहाँ पे पूछा जा रहा है 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू होता था? तो किसानों पर।
महात्मा गांधी किसको राजनीतिक गुरु मानते थे, यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे 9 जनवरी 1915 को, तो गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि अगर भारत की आज़ादी तुम चाहते हो तो सबसे पहले भारत का भ्रमण करना पड़ेगा। और उन्हीं के कहने पर महात्मा गांधी ने भारत का पूरा भ्रमण किया, और जिसके कारण से महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। महात्मा गांधी ने जो है एक पुस्तक भी लिखा है जिसका नाम है हिंद स्वराज, यानी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? हम लोग जानते हैं कि 1911 से पहले जो भारत की राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता में, अर्थात बंगाल में हुआ करती थी। तो 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन ने है जो बंगाल की विभाजन करने की घोषणा कर ली थी। यानी कहने का मतलब पूछेगा कि 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 51 से इतिहास के वीडियो पार्ट 2 में जो है उसको लिखा गया है, उसको आप लोग ज़रूर देखें। यानी इसमें 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और इसके बाद वाला 51 से जो है 92 तक अगले वीडियो में जो है बताया गया है। उस पार्ट को अवश्य देखिए। आपका मैट्रिक का जो इतिहास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं सारे इन्हीं 2 वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको बता देना चाहते हैं कि जो है हमारा जो है इकोनॉमिक्स पे एक वीडियो है, सिविक्स पर एक वीडियो है, और भूगोल पर एक वीडियो है, और इतिहास पे 2 वीडियो है। आप लोग इस चारों वीडियो और पाँचों वीडियो को देख लेंगे तो आपका जो मैट्रिक में आने वाले हैं 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो पूर्ण ये 4-5 वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखिए, यदि समझ में आए तो जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर कीजिए।